और आप सभी को पुलिस शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गौरव कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली से हम ये प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरकार के अंग के अंतर्गत व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य हम देखते हैं व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है तथा न्यायपालिका उन कानूनों की सही और गलत के आधार पर व्याख्या करती है। व्यवस्थापिका को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका का संगठन, उसके कार्य और उसकी आधुनिक प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, हम इनका भी अध्ययन करते हैं। व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, इसके अनेक पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे इसे हम विधानमंडल भी कह देते हैं, इसे विधायिका या इसे नियम निर्माण विभाग अथवा प्रथम अंग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। व्यवस्थापिका की प्रशंसा में हम कहते हैं कि व्यवस्थापिका किसी भी राष्ट्र का आईना होती है, जनिक्षा का मूर्त रूप होती है। लेकिन जब हम व्यवस्थापिका की आलोचना करते हैं तो यह कहते हैं कि व्यवस्थापिका बातों की दुकान है या वर्ग शोषण व उत्पीड़न की संस्था है। लेकिन ये आलोचना करना उचित नहीं है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि व्यवस्थापिका किस देश में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्यपालिका शासन का बहुत पुराना रूप है। व्यवस्थापिकाएं तो बहुत बाद में आई हैं। जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, अस्तित्व में आ गई। अर्थात लोकतंत्र के विकास के साथ ही व्यवस्थापिकाओं का विकास भी जुड़ा हुआ है। व्यवस्थापिका को हम आमतौर पर संसद कहते हैं और संसद के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। जैसे हम देखते हैं भारत में इसे हम संसद कहते हैं, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में इसे हम डायट के नाम से जानते हैं, तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जर्मनी में इसे स्टैग बोलते हैं, रूस में इसे ड्यूमा बोलते हैं, पाकिस्तान में मजलिस आइनसाज बोलते हैं, तो ईरान में इसे हम मजलिस कहते हैं। व्यवस्थापिका का संगठन एक सदनीय, यूनिकैमरल अथवा द्विसदनीय, बाईकैमरल हो सकता है। दुनिया के बहुत से देशों में द्विसदनीय प्रणाली, बाईकैमरल सिस्टम पाया जाता है। प्रथम सदन को निचला सदन या लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। इस प्रथम सदन का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। इस लोकप्रिय सदन के दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। ब्रिटेन में इसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो भारत में
हम इसे लोकसभा के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। दूसरा सदन या दूसरे सदन को उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और इस उच्च सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से अर्थात इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। इस सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम देखते हैं भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ की पार्लियामेंट का उच्च सदन है, और इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आजीवन सदस्य होते हैं जो हमेशा अपने पद पर बने होते हैं। अमेरिका में सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है, अर्थात अमेरिका में कांग्रेस वहाँ की संसद को कहते हैं, और वहाँ सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त होती हैं और उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कनाडा में सीनेट वहाँ का उच्च सदन है। सीनेट गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत आजीवन सदस्य होते हैं कनाडा में सीनेट में। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे स्वीडन और नीदरलैंड में जनता द्वारा निर्वाचित सदन को द्वितीय सदन और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को प्रथम सदन कहा जाता है। प्रोफेसर केसी वेयर जो बड़े मशहूर विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस उलझन से बचने के लिए सदनों को प्रथम और द्वितीय कहने की अपेक्षा निम्न सदन लोअर हाउस और उच्च सदन अपर हाउस कहना ज़्यादा सुविधाजनक माना है। हम व्यवस्थापिका के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो द्विसदनवाद अर्थात व्यवस्थापिका के 2 सदन या एक सदनवाद व्यवस्थापिका का 1 सदन, इनमें से उचित कौन सा है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो द्विसदनवाद है इसका इतिहास क्या रहा है, द्विसदनवाद का निर्माण कैसे हुआ। द्विसदनवाद में या द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना के पीछे अनेक ऐतिहासिक कारण रहे हैं। जैसे ब्रिटेन में, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय 1549 से 1560 तक क्रोमवेल का शासन था। अमेरिका में 1777 से 1787 तक व्यवस्थापिका का एक ही सदन रहा, और फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एक सदनीय विधानमंडल का प्रयोग असफल रहा। तो ये ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से द्विसदनवाद अस्तित्व में आया। संघ शासन का विकास, संविधानों द्वारा लोकप्रिय शासन को सीमित करने की इच्छा, निम्न सदन की जल्दीबाजी पर रोक लगाने, समाज के सभी वर्गों के हितों को प्रतिनिधित्व देने की इच्छा आदि कारणों ने द्विसदनात्मक प्रणाली को बढ़ावा दिया है। विधि निर्माण जैसे जटिल कार्यों को द्विसदनात्मक प्रणाली द्वारा कम समय में कुशलतापूर्वक आसानी से किया जा सकता है, तथा संघ शासन में राज्यों के संवैधानिक हितों की रक्षा भी होती है। आधुनिक राज्यों में इन्हीं कारणों से द्विसदनात्मक प्रणाली को बहुत बल मिला है। इसके विपरीत एक सदन या एक सदनीय प्रणाली के समर्थकों में, जैसे फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था,
और स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक मशहूर किताब भी उन्होंने लिखी सन 1748 में। तथा डीलोमी, ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने द्वितीय सदन को अविश्वसनीय माना है, क्योंकि द्वितीय सदन से लोकतंत्र को हानि होगी तथा निरंकुश तंत्र आ जाएगा। लेकिन इन सारी आलोचनाओं को देखते हुए भी हम द्विसदनात्मक प्रणाली के पक्ष में कुछ तर्क भी दे सकते हैं कि द्विसदनात्मक प्रणाली किस लिए उपयोगी है। द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। एक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की तो यह मान्यता है कि एक सदन निरंकुश और अहंकारी होता है। लॉर्ड ब्राइस का भी यही मत है। द्वितीय सदन में विशिष्ट हितों एवं विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। संघ शासन में दूसरे सदन की आवश्यकता इसलिए होती है कि इकाइयों को संघ शासन में प्रतिनिधित्व मिल सके। द्विसदनात्मक प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था का संगठन श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर किया जाता है, अर्थात विधि निर्माण में एक सदन दूसरे सदन की सहायता करता है। एक लेखक ब्लंसली तो यह कहते हैं कि 2 आंखों की अपेक्षा 4 आंखें अच्छा देखती हैं। लेकिन द्वितीय सदन के विरुद्ध भी तर्क देते हैं और एक सदनवाद का समर्थन करते हैं। तो एक सदनवाद के समर्थन के क्या तर्क हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जो द्वितीय सदन है इसमें संपत्तिशाली प्रभावशाली वर्गों का प्रभुत्व होता है, जिसके द्वारा इनके हितों की रक्षा की जाती है। इंग्लैंड में उच्च सदन, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, इस पर टिप्पणी करते हुए एक लेखक हरमन फाइनर का यह मत है कि लाल और रोएदार वस्त्रों को धारण करने वाले ये लॉर्ड्स विशिष्ट आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में भी द्वितीय सदन पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसके सदस्यों ने राजाओं के प्रिवी पर समाप्ति तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। अर्थात द्वितीय सदन लोकोपयोगी और प्रगतिशील विचारों का विरोध करता है। द्विसदनवाद उस गाड़ी की तरह है जिसके दोनों ओर 2 घोड़े होते हैं और दोनों गाड़ी को अपनी ओर खींचते हैं और फिर गाड़ी चल नहीं पाती। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है उसका द्वितीय सदन, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उस सदन का मुख्य आधार वंश परंपरा है। अर्थात वंश परंपरा के आधार पर इस पर सदस्य मनोनीत होते हैं। कनाडा का जो उच्च सदन है उसे हम सीनेट की एक मनोनीत संस्था कहते हैं और यह भी कहा जाता है कि एक सदनीय प्रणाली कम खर्चीली होती है तथा एक सदन में जनता की प्रभुसत्ता सुरक्षित रहती है। कुछ देशों में एक सदनवाद प्रचलित है, जैसे उनमें हम देखते हैं चीन सबसे प्रमुख है। चीन की संसद को हम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसकी की सदस्य संख्या बहुत ही विशाल है। उसमें सदस्य 1200 से लेकर के 1300 के आसपास होते हैं। व्यवस्थापिकाओं के हम जब कार्यकाल का अध्ययन भी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे ब्रिटेन में जो लोक सभा है और कनाडा की सीनेट है, इसके सदस्य आजीवन काल के लिए मनोनीत होते हैं। ब्रिटेन में कॉमन सभा, भारत में लोकसभा, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जबकि सीनेट का भारतीय राज्यसभा की तरह 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिकाएं हैं उनके कार्य क्या हैं, अर्थात व्यवस्थापिकाएं क्या क्या कार्य करती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण या कानून का निर्माण करना होता है। विधि निर्माण मूल रूप से व्यवस्थापिका द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। किन विषयों पर कानून बनाया जाएगा, कानून का क्या स्वरूप होगा, ऐसे सैद्धांतिक प्रश्नों का निर्माण करके ही व्यवस्थापिका कानून पारित करती है। सैद्धांतिक रूप से विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का है, लेकिन कुछ अनिवार्यताओं के कारण वह उसे नहीं करके अपने अधिकार को कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे हम प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। संसद से पास होने वाला प्रत्येक बिल, चाहे वह साधारण बहुमत से पास हो या 2/3 बहुमत से पास हो, वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति पाकर ही वह एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि जब सन 2006 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने लाभ के पद का बिल वापस पुनर्विचार को लौटा दिया, तो यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पॉपुलर वीटो, जिसे लोक वीटो कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी बिल संसद से पास होने पर वह मतदाताओं के सामने रखा जाता है और सारे देश में उस बिल के पक्ष और विपक्ष में वोट पड़ते हैं। बहुसंख्या का निर्णय अंतिम होता है। यह पॉपुलर वीटो या लोक वीटो स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। संविधान संशोधन बिल पॉपुलर वीटो से ही इन देशों में पास होता है। हर राज्य में कानून लागू होते हैं और जॉन लॉक तो यह कहते हैं कि जहां कानून रुक जाता है वहां अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है। इन कानूनों के अनेक रूप होते हैं, जैसे अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो बिल अर्थात कानून को राज्याध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट की अनुमति से लागू कर देते हैं। यह अल्पकालिक होता है अर्थात थोड़े समय के लिए ही ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। केस लॉ, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय देते हैं और उन निर्णयों में से कोई महत्वपूर्ण कानून निकलता है तो वह कानून वैधकारी होता है। उसे हम केस लॉ के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल लॉ या परंपरागत कानून अर्थात जब कोई रिवाज इतना मजबूत हो जाता है तो वह कानून का रूप ले लेता है और जेम्स मिल ने ऐसे कानूनों को संविधान के अलिखित नियम कहा है। ब्रिटेन ऐसा देश है जिसमें ब्रिटेन के संविधान में ऐसे कानूनों की भरमार है। वीटो पावर, कानून बनाना व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है। तो वीटो पावर में हम देखते हैं कि यदि कोई बिल बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस बिल पर अनुमति दे सकते हैं या नकार सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। इसे ही हम राष्ट्रपति की वीटो पावर कहते हैं।
ब्रिटेन में यह वीटो पावर की शक्ति राजा या रानी के पास होती है, लेकिन वहां अब यह स्वस्थ परंपराएं पड़ चुकी हैं कि राज्याध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं करते हैं। मंत्रियों के परामर्श से ही सारा काम होता है। ब्रिटेन में प्रत्येक बिल साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है, चाहे वो संविधान में संशोधन का बिल हो। ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित और लचीला संविधान है। अमेरिका में हम देखते हैं कि अमेरिका में संविधान संशोधन बिल कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास होता है और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई बिल साधारण बहुमत से पास होता है तो फिर उस बिल पर प्रेसिडेंट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। लेकिन रविवार व छुट्टी के दिन को छोड़कर यदि राष्ट्रपति उस बिल पर कुछ नहीं करता है तो उस बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति मानी जाती है। और अगर इस अवधि में कांग्रेस का सत्र पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति उस बिल पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वह बिल स्वतः ही मर जाता है। इसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति कांग्रेस से पास किए गए बिल को अस्वीकार कर देता है तो वह बिल स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन उसी बिल को 2/3 बहुमत से पास कर दे तो वह बिल राष्ट्रपति की वीटो पावर से मुक्त हो जाता है। व्यवस्थापिका के अन्य कार्यों में हम देखते हैं संवैधानिक कार्य, अर्थात संविधान में संशोधन करना व्यवस्थापिका का संवैधानिक कार्य है। उदाहरण के लिए भारत, इंग्लैंड, अमेरिका में संविधान संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक एवं कार्यपालिका संबंधी कार्य, संसदीय प्रणाली वाले देशों में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, फिर भी व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है। अतः सरकार संसदीय हो या अध्यक्षीय हो, व्यवस्थापिका को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका को नियंत्रित करे। अमेरिका में व्यवस्थापिका कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव व्यवस्थापिका ही करती है और जैसमिल यह कहते हैं कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की ही समिति है। व्यवस्थापिका के कार्यों में हम वित्तीय कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। व्यवस्थापिका के हाथ में देश के धन का नियंत्रण होता है, अर्थात राज्य के बजट को स्वीकृति देना व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य कार्यों में न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका करती है। हम देखते हैं अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं न्यायिक कार्य भी करती हैं। जैसे इंग्लैंड में वहाँ का जो पार्लियामेंट का उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तथा भारत तथा अमेरिका में व्यवस्थापिका को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करने तथा न्यायाधीशों को हटाने का भी अधिकार है। व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत हम इसके कुछ संगठक कार्य भी हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत संविधान निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटेन में संसद व्यवस्थापिका का कार्य भी करती है और संविधान को बदलते समय संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका भी निभाती है। तो आज हमने सरकार के अंगों के अंतर्गत व्यवस्थापिका का अध्ययन किया। इसमें हमने व्यवस्थापिका का अर्थ तथा व्यवस्थापिका का संगठन, कार्य और उसकी जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनका भी हमने अध्ययन किया। व्यवस्थापिका के एक सदन या दो सदन के आधार पर हमने अध्ययन किया तथा हमने यह भी देखा कि एक सदन ज़्यादा अच्छा होता है
या व्यवस्थापिका के 2 सदन ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इसका हमने अध्ययन आज के व्यवस्थापिका के अध्याय में हमने किया। अब हम अगले अंक में कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।